हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशियन का 6th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जेनजेन जो है ग्राउंड में मिल जाती है येलिन को, और येलिन उसे देख के चौंक जाता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और उसके साथ एक्सरसाइज करने लगता है। और दूसरी तरफ हमारी जिया का सीन दिखाया जाता है जो 6:30 बज गए होते हैं लेकिन अभी तक घोड़े बेच के सो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जेनजेन जो है वो येलिन के साथ प्रैक्टिस करती है और येलिन उससे पूछता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ दिखोगी, जिसपे जेनजेन उससे कहती है कि यहाँ प्लेग्राउंड में एक्सरसाइज करने के लिए या फिर जिया के घर पे, जिसपे येलिन कुछ नहीं कहता। तो जेनजेन कहती है कि मैं जिया के घर पे रहती हूँ उनकी मेड की बेटी के रूप में और मैं वहाँ काफ़ी सालों से रहती हूँ। फिर वो येलिन से पूछती है कि हाँ तुम जिया की मॉम से सीखना चाहते हो, उनके स्टूडेंट बनना चाहते हो, जिसपे येलिन कहता है हाँ लेकिन वो अभी तक मानी नहीं है। जिसपे जेनजेन कहती है कि वो मान जाएंगी, तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। तो जेनजेन कहती है कि मेरे लिए चीज़ें थोड़ी अलग हैं, मैं शायद तुम लोगों से थोड़ी अलग हूँ। जिसपे येलिन उसे और कोशिश करते रहने के लिए कहता है, जिसपे जेनजेन कहती है कि मेरे लिए एक और शब्द है जो मैं ट्राई कर सकती हूँ और वो है हार्ड वर्क। तो येलिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अमीर फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मुझे नॉर्मल लोगों से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसपे जेनजेन कहती है कि तुमने शायद गलत सोच लिया, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें वैसी हैं कि तुम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो मेरे लिए शायद वही मंजिल है, मेरे लिए वहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। तो येलिन जो है वो जेनजेन को लंच के लिए पूछता है और जेनजेन जो है एक स्माइल के साथ रेडी हो जाती है, मे बी शायद ये उसका प्लान हो। वहीं दूसरी साइड हमें जिया का सीन दिखाया जाता है जो मस्त सो के उठती है, 7 बज चुके होते हैं और वो उठते ही देखती है कि जेनजेन जो है अपनी जगह नहीं है। तो उसे लगता है कि जेनजेन इतनी सुबह कहाँ चली गई। तो वो सो के उठती है और आके घड़ी देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि 7 बज चुके हैं और वो जल्दी जल्दी जो है ब्रश करने लगती है, जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। तो जल्दी करने की वजह से उसके बालों में स्ट्रेटनर फंस जाता है और वो बहुत कोशिश करती है निकालने की लेकिन नहीं निकल रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है तो स्ट्रेटनर और ज़्यादा उलझ जाता है उसके बालों में। वहीं दूसरी साइड सीन दिखाया जाता है कि येलिन जो है वो जेनजेन के साथ लंच करने के लिए पहुंच जाता है कैंटीन में और जेनजेन जो है उससे लंच का वो पूछती है मेन्यू। वहीं दूसरी साइड लू जो है उन दोनों को देख लेती है और सोचती है कि यहाँ तो जिया को होना चाहिए, जिया क्या कर रही है। तभी वो लंच लेने लगती है अपना और उसे वहाँ चैनमो दिखता है तो वो चैनमो को देखकर उसे बुलाती है और उसके पास जाती है और वो गिलास से ना अपनी गर्दन उसके तरफ करके उससे बात करने लगती है। तो चैनमो से कहता है कि मैं जो है यहाँ जॉब करता हूँ, हमारे कॉलेज में बहुत सी जॉब अवेलेबल है तो मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने लगा हूँ। तो जैसे ही वो उससे बात करके उस ग्लास से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो नहीं निकल पाती है बिकॉज वो फंस गई होती है और वो बहुत कोशिश करती है। और दूसरी तरफ ना जिया लू को बहुत ज़्यादा कॉल लगाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन लू फ़ोन नहीं उठाती। तो वो कहती है कि लू ना मुसीबत के टाइम पे लापता हो जाती है और फिर वो शेंजन को भी कॉल लगाने की कोशिश करती है तो वो भी नहीं उठाती है। तो उसको एक आइडिया आता है और फिर वो येम्याओ को कॉल लगाती है और येम्याओ बेचारा आराम से सो रहा होता है तो वो नींद में उसका फ़ोन उठाता है और वो उसे कहती है कि क्या हाँ कर रहे हो, जल्दी इधर आओ, मुझे मदद करो, मुझे हेल्प चाहिए प्लीज़। और वहीं दूसरी तरफ लू भी यही चिल्ला रही होती मेरी मदद करो और सब जो है उसके पास ऐसे आते हैं और उसको ऐसे देखकर सबके सब उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, उस पर हंसने लगते हैं और शेंजन भी उसको देख के हंसने लगती है लेकिन येलिन उसकी हेल्प करता है और चैनमो भी, और कुछ ऐसा होता है। और इधर येम्याओ भी जो है जिया के हॉस्टल में एंटर करता है और जिया जो है खिड़की से पर्दा फेंकती है उसको बांध के ऊपर आने के लिए। तो येम्याओ जो है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम मेरी हड्डियां तोड़वाना चाहती हो, तुम क्या पागल हो। तो जिया कहती है कि चुपचाप मुंह बंद करके ऊपर आ जाओ, इससे पहले कोई मुझे देखे और मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। तो येम्याओ उसे गुस्से में घूरता है और वो उसे कहती है जल्दी आ जाओ प्लीज़। तो येम्याओ कहता है कि ज़रूर मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे काम किए थे तभी तुमसे मेरा पाला पड़ा है। और फिर वो ऊपर चढ़ता है और खिड़की से उसके कमरे में आता है तो वो पीछे से उसको देखता है तो उसके बालों पे ना वही स्ट्रेटनर लटका होता है तो वो उसके बालों को देख के हंसने लगता है और वो उसके बालों को देख के हंसने लगता है। तो जिया उसकी तरफ देख के कहती है चुप, तो वो उसको देख के चुप हो जाता है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हंसने लगता है। तो जिया उसे गुस्से में घूर के फिर से कहती है कि तुम चुप हो रहे हो। तो वो चुप होता है और फिर कहती है कि मेरी हेल्प करो और वो बोल के वहाँ से जैसे ही हटती है तो वो फिर से हंसने लगता है। तो फिर येम्याओ उसके बालों को देखता है और कहता है कि जिया मेरा ना सच में तुम्हारी तारीफ करने का मन कर रहा है। तो जिया मुंह बना के कहती है कि मेरा सच में मेरी खुद की तारीफ करने का मन कर रहा है।
तो ये मैं उससे कहता है कि तुम अपने हेल्प के लिए लू या फिर जेनजन को भी तो बुला सकती थी। तो वो कहती है कि मैंने उन दोनों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों में से किसी ने मेरा कॉल नहीं उठाया, ज़रूर दोनों ने प्लानिंग बनाई होगी साथ में बैठ के। तो ये मैं वो कहता है तो कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम्हारे हॉस्टल में इतनी सारी लड़कियां हैं, उनको बुला लेती। जिसपे जो जिया है वो कहती है कि मैं कॉलेज की ब्यूटी क्वीन बन के रहना चाहती हूँ और तुम चाहते हो कि मैं सबको अपना ये लुक दिखाऊं? बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी को नहीं चाहती कि कोई मुझे ऐसे देखे। तो जिसपे ये मैं वो कहता है कि तो फिर मेरा क्या, तो मेरे सामने भी तो ऐसी हो। जिसपे जिया कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे सामने कैसे भी रहूं। तो वो कहता है क्या कहा तुमने? तो जिया कहती है कि अरे मेरा कहने का मतलब है कि तुम मेरे परिवार जैसे हो, तुम येरिन के छोटे भाई हो, तो मैं तुम्हारे सामने ऐसे तो कर ही सकती हूँ और तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा? प्लीज़ ये इसको जल्दी से निकाल दो ना। मैं इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करने आया था यहाँ पे, ज़्यादा चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने भाई की मदद की थी ना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। परिवार ये सपना है तुम्हारा, सपने में भी मत सोचना मैं तुम्हारा कोई परिवार वगैरह नहीं हूँ। और फिर वो ना उसके बालों से स्ट्रेटनर निकालने लगता है तो उसको दर्द होता है क्योंकि वो ज़ोर से खींचता है। तो जिया कहती है कि एक एक करके निकालो ना आराम आराम से। जिसपे वो कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जिया कहती है प्लीज़ मुझे कॉलेज भी जाना है, मेरा टाइम हो रहा है क्लासेस का, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो वो उसकी रिक्वेस्ट सुन के मान जाता है और धीरे धीरे एक एक करके बाल निकालने लगता है। तो उसका ध्यान उसके बालों पे जाता है और फिर बालों से होते हुए वो जिया के चेहरे को देखने लगता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं कि वो दोनों कितने क्लोज हैं और फिर दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं और फिर ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है उन दोनों के बीच में। वहीं दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि चैनमो जो है वो आरी लेके बैठा होता है एक टेबल के पास और वो बुला रहा होता है लू को, और लू जो है टेबल के पीछे छुपी होती है और उसके गले से अभी भी वो निकली नहीं होती है खिड़की टाइप की। तो वो रो रही होती है और चैनमो से बुलाता है तो वो मना कर रही होती है आने से। तो वो चैनमो से रोते हुए पूछती है क्या बाहर कोई है अभी? जिसपे चैनमो उसके पास जाता है और कहता है कि कोई भी नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। तो वो कहती है कि सबने मेरी फोटो ले ली और सबने मुझे ऐसे देख लिया। जिसपे चैनमो कहता है किसी ने नहीं देखा, किसी ने तुम्हारी फोटो नहीं ली। जिसपे लू उसके पास आती है और प्यार से पूछती है सच में किसी ने मेरी फोटो नहीं ली? जिसपे चैनमो से कहता है नहीं, सबने वीडियो बनाई है। तो वो रोने लगती है और कहती है सबने वीडियो बनाई है, वो कितना भद्दा होगा, कितना गंदा होगा, अब सब मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। जिसपे चैनमो कहता है अरे नहीं, तुम उसमें क्यूट लग रही होगी। तो वो फिर चैनमो के पास आती है और क्यूट सा मुंह बना के कहती है सच में मैं क्यूट लग रही होंगी क्या? तुम्हें भी मैं क्यूट लग रही थी? तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ? जिसपे चैनमो कहता है नहीं। तो फिर लू से पूछती है फिर तुम्हें कौन अच्छा लगता है? जिसपे चैनमो कहता है मुझे सबसे अच्छे सैनिक लगते हैं, वैसे अभी युद्ध नहीं चल रहा है तो अभी आग बुझाने वाले सबसे अच्छे हैं और मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। जिसपे जो लू है वो जोर से उसे चिल्लाते हुए कहती है कि काटो जल्दी से मेरे गले से, और वो डर की वजह से उसे काटने लगता है। तो वो धीरे धीरे काटता है तो लू से फिर से कहती है कि जल्दी काटो। वो गुस्सा हो गई होती है और वो उसे जल्दी जल्दी काटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जिया का सीन दिखाया जाता है जो कहती है कि मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ उससे, और ये मियाँ भी नर्वस हो गया होता है और वो कहता है कि ये मैं क्या कर रहा था, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए ज़्यादा देर, मुझे इसे जल्दी ख़त्म करना होगा। और फिर वो कैंची देखता है डेस्क पे और वो कैंची लेकर ना जल्दी से जिया के बाल काट कर उसके हाथ में स्ट्रेटनर थमा देता है। और जिया भी नर्वस होती है तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और ये मियाँ जो है वो जाने लगता है तो वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तो जिया कहती है कि तुम उधर से नहीं जा सकते, और वो उसके चेहरे से ही पता लग रहा होता है कि वो कितना नर्वस है। तो वो कहता है कि मैं इधर से जा रहा हूँ और वो खिड़की से उतरने लगता है। तो जिया सोचती है कि हम इतने पास थे, ये नॉर्मल था, हम दोनों एक दूसरे को घूरने लगे, ये नॉर्मल था, मैं थोड़ी देर के लिए सोचना बंद कर चुकी थी, ये नॉर्मल था, इसका और कोई मतलब नहीं है ना। तो वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे आवाज़ आती है कि ये मियाँ जो है वो गिर गया है। तो वो खिड़की से झांक के देखती है तो उसे कुछ ऐसा सीन दिखाई देता है। तो वो ये मियाँ से पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो ये मियाँ जो है वैसे ही नर्वस होता है और वो टेंशन के मारे से कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और वो बहुत ही स्टाइल मारते हुए उठ के वहाँ से जाने लगता है। तो जिया उसे जाते हुए देखती है, लेकिन जैसे ही जिया खिड़की से हटती है तो ये मियाँ का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तो जैसे ही जिया कमरे में आती है तो उसकी नज़र स्ट्रेटनर पे पड़ती है और उसमें वो अपने कटे हुए बाल देखती है और उसको देख के उसे गुस्सा आता है और वो ये मियाँ को गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी अगर तुम मेरे सामने होते तो। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि प्रोफेसर जो है वो इस बार अच्छे से लेक्चर दे रहे होते हैं और सारे बच्चे पेशेंस के साथ उनकी बातें सुन रहे होते हैं आराम से। तभी प्रोफेसर की बातों में यादें शब्द आता है और उन यादों को सुन के हमारा ये मियाँ जो है वो फ्लैशबैक में चला जाता है। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जो अंकल यान है वो उसे बता रहे होते हैं कि ये कलर जो है वो कुछ डिफरेंस होते हैं बाकी कलर से और इन्हें उनके कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग करना तो ये भी एक बारीक टैलेंट है जो बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए वो ये मियाँ को अपना जो है
स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। तो ये म्याओ जो है वो कहता है कि ये कलर भी तो बाकी कलर की तरह है, जिस पे अंकल यान कहते हैं कि जो कलर लोग इस्तेमाल करते हैं वो कुछ एक साल बाद ख़राब हो जाती है, लेकिन जो कलर मैं बनाता हूँ वो कलर सालों साल जितना पुराना होता जाता है उतना ज़्यादा उसमें शाइन आता है, उतने ज़्यादा वो ग्लो करता है और कभी ख़राब नहीं होता है, कभी गलता भी नहीं है। जिस पे ये म्याओ कहता है कि रीज़न चाहे कुछ भी हो, मैं आपका स्टूडेंट नहीं बनना चाहता। तो अंकल यान कहते हैं अगर तुम इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाते हो तो तुम कितने लोगों की यादें बचा सकते हो, क्योंकि ये जो ड्राइंग्स होती हैं ये हमारे देश की धरोहर है और उनकी यादें हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। तो उन्हीं यादें शब्द से हमारा ये म्याओ जो है प्रेजेंट में वापस आता है। और फिर ये म्याओ जो है वो जिया की तरफ देख के कहता है कि कुछ लोगों को यादों का मतलब भी नहीं पता, मतलब वो अपनी यादें किसी और लोगों के लिए भूल जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मिटाने की कोशिश करते हैं। और फिर वो जिया को देख रहा होता है तो जिया उसे गुस्से में घूर के देखती है, तो वो अपनी नज़रें झुकाकर कहता है भूल जाओ इन सारी चीज़ों को, इन सब से दूर रहो। तो जिया है वो ये म्याओ को देखती है गौर से और फिर पास्ट में सोचती है कि जब वो दोनों क्लोज आए थे तो कितना रोमांटिक सा टाइम हो गया था, वो दोनों कितना क्लोज थे। तो वही बातें सोच के जो जिया है वो शांति से वो बातें सोच रही होती है। तभी नेक्स्ट दिखाया जाता है कि लू और जिया जो है वो गेट पे खड़े होते हैं, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। तो लू जिया से कहती है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं जब तक ये बारिश रुक ना जाए। तो जिया उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती, वो कुछ सोच रही होती है। तो लू से इशारा करती है कि तुम कर क्या रही हो, जिस पे जिया कुछ नहीं बताती है। तभी वहाँ ये म्याओ आ जाता है और ये म्याओ के हाथ में छाता देख के जिया जो है वो लू से कहती है कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है ना। तो ये म्याओ जो है उसे उसकी तरफ छाता बढ़ाता है, लेकिन फिर कुछ सोच के फिर खुद ही छाता लेके वहाँ से चला जाता है और उसको देख के जिया गुस्सा करी होती है। तो लू उससे कहती है तुम्हें ये म्याओ के साथ ना लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जिस पे जिया कहती है क्यों, वो येलिन को बता देगा जिसकी वजह से तुम दोनों का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। जिस पे जिया कहती है वो ऐसा नहीं करेगा। तो लू कहती है तुम्हें कैसे पता कि वो ऐसा नहीं करेगा। जिस पे जिया कहती है कि मैंने पास्ट में उसे इतना ज़्यादा परेशान किया है, अगर उसे बताना होता तो वो पहले ही बता चुका होता, वो ऐसा नहीं करेगा, वो नहीं बताएगा। तो लू कहती है और शेंजन का क्या, जिस पे जिया कहती है वो बीच में कहाँ से आई। तो लू बताती है कि मैंने सुबह उन दोनों को ना साथ में कैंटीन आते हुए देखा था, येलिन और शेंजन को, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, तुम्हें उससे थोड़ा ना सावधान रहना चाहिए। तो वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि एक लड़का आता है और वो कहता है बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है जिया, क्यों ना मैं तुम्हें अपने साथ छाते में ले जाऊं। जिस पे लू जो है वो जल्दी से कहती है कि हम दोनों पक्के दोस्त हैं, अगर जाएंगे तो हम दोनों साथ में जाएंगे और हम दोनों के बीच में कोई लड़का नहीं आ सकता। और ये बोल के जो है वो जिया का हाथ पकड़ लेती है और जिया उसे कहती है वाह कितना अच्छा बोला तुमने। उसके बाद जैसे ही चैनमो छाता लेके आता है तो चैनमो को देख के हमारी लू कहती है कि क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो अपने छाते में। तो चैनमो जो है वो उन दोनों की तरफ देखने लगता है और फिर वो छाता उन दोनों को देने लगता है। तो जिया खुश हो जाती है। तो जिया जैसे ही लू के साथ आने लगती है तो लू से धक्का मार देती है, जिसे देखकर जिया शॉक हो जाती है और चैनमो भी हैरान हो जाता है। तो लू कहती है कि जिया को बारिश से कुछ नहीं होगा, हम दोनों चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है, चलो ना। पर चैनमो जो है हड़बड़ा रहा होता है और लू से ज़बरदस्ती लेके वहाँ से चली जाती है। हमारी जिया कहती है अभी थोड़ी देर पहले तो कितना कुछ बड़बड़ा रही थी, और चैनमो को देखते ही इसकी सारी दोस्ती यारी ख़त्म हो गई। फिर तभी वो ना पीछे से उसको कोई छाता से कवर करता है और उसको लगता है कि लू है। तो वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। और वो जैसे ही पीछे देखती है तो उसे येलिन दिखता है और वह स्माइल कर रहा होता है। तभी वो दोनों साथ में जाने लगते हैं, लेकिन बारिश रुक जाती है। बारिश बंद होने के बाद भी वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं और उन दोनों को पीछे से ये म्याओ देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि येलिन जो है अपनी क्लास खत्म करके बाहर आता है और देखता है कि बारिश हो रही है, लेकिन उसके पास छाता नहीं होता है। तो ये म्याओ उसके पास दौड़ के आता है और उसको छाता दे देता है। तो येलिन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, लेकिन आपको इस छाते की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ज़रूरत नहीं है। और वो ज़बरदस्ती उसे छाता थमा के वहाँ से चला जाता है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और ये म्याओ अभी भी मुस्कुरा रहा होता है, मतलब ये उसकी प्लानिंग थी। तभी जिया जो है वो येलिन से कहती है क्या मैं बुरी दिख रही हूँ। तो येलिन उस पर कहता है कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन। तो जिया कहती है लेकिन। तो वो उसके बाल बांधने लगता है और इस मोमेंट पे तो हमारी जिया का दिल धक 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 कर रहा होता है और वो बहुत ही क्यूट तरीके से उसके बालों को जूड़े में बंधाता है और उस पर चॉपस्टिक या कलर जैसा कुछ उस पर फंसा देता है और उसका बाल जो है वो सेट हो जाता है। तो येलिन कहता है तुम चीज़ों को उलझाने में एक्सपर्ट हो, कम से कम मुझे चीज़ों को सुलझाने में एक्सपर्ट तो होना ही चाहिए। और ये सब मुझे आता है बहुत पहले से, क्योंकि मेरी जो मॉम है उन्हें एक बेटी चाहिए थी, लेकिन तभी ये म्याओ हो गया। तो मॉम जो है उसे बचपन में लड़कियों के कपड़े पहनाकर उसके लंबे लंबे बाल रखती थी। तभी जब वो गीला हो जाता था तो मैं ही उसके बाल संवारता था। तो वो कहता है कि इसी वजह से जो है वो एक बार घर से भाग गया था। और ये बात सुन के हमारी जो जिया है वो कुछ सोचने लगती है और तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जो लिटिल ये म्याओ है वो जिया के साथ बैठकर स्टार्स देख रहा होता है और वो कहता है कि मैं भी जब कुछ दिन पहले ना अपने घर से भाग गया था
तो जिस पे जिया कहती है कि क्यों, तो ये म्याओ कहता है कि मेरी मॉम जो है मुझे लड़की की तरह रखती है और वो मेरे लंबे लंबे बालों को गुथती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चिढ़ के घर से भाग गया था। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि मेरी मॉम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए मैं वापस आ गया। तो जब तक तुम्हारी मॉम नहीं आती है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो और तुम्हें भी डर ना लगे। और फिर वो दोनों स्माइल करते हुए स्टार्स देखने लगते हैं। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और जिया जो है वो येलिन से कहती है, जब मैं वो वायलिन धुन बजा रही थी तभी येलिन को कॉल आता है और वो कहता है कि ये कॉल लेना मेरे लिए ज़रूरी है। तो कॉल पे युयान होती है जो उसे कुछ कहती है उससे काम के रिगार्डिंग। तो येलिन जो है वो जिया को सॉरी बोल के वहाँ से जा रहा होता है, क्योंकि वो काम बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है। तो वो जिया से कहता है कि अगर तुम्हें अगली बार ये म्याओ परेशान करे तो तुम मुझे बताना, मैं उसके ना कान के नीचे एक लगाऊंगा। तो वो उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है और हमारी जिया स्माइल करती है। तो लू जो है वो चैनमो के साथ कैंटीन में आती है और चैनमो को कहती है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से, क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की है। पर चैनमो मना कर देता है और कहता है कि मेरे सिद्धांत के खिलाफ है कि मैं किसी और के पैसे से जो है खाना खाऊं, और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए ना एक प्लेट तैयार किया है और उसको ना मैंने वहाँ लंच बॉक्स जहाँ से कलेक्ट करते हैं वहाँ पे लगाया है। तो लू जो है वो कहती है खास मेरे लिए, तो चैनमो कहता है हाँ खास तुम्हारे लिए बनाया है और जिसे बाकी स्टूडेंट भी देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। तो जो लू है वो सोचने लगती है कि चैनमो ने उसके लिए एक प्लेट तैयार किया और उसमें लिखा हुआ है कि लू जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, और बस ब्लश करने लगती है। तो चैनमो उसे कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो लू जो है बड़े एक्साइटमेंट के साथ वहाँ जाती है, लेकिन वहाँ जो है जब चैनमो उसे दिखाता है वो प्लेट, उस पर लिखा होता है कि कृपया अपना सर खिड़की से दूर रखें, नहीं तो ये फंस सकता है। तो लू जो है वो चैनमो को डांट देती है कि ये तुमने क्या किया, और चैनमो की जो इतनी प्यारी सी हंसी होती है वो रुक जाती है। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जिया जो है अपने कमरे में लौटते टाइम पे वही सारी चीज़ें सोच रही होती है जो येलिन ने उसे बताई थी ये म्याओ के बारे में, कि जब वो छोटा था तब वो लड़कियों की तरह रखती थी मेरी मॉम उसे, और जिससे वो बचपन में मिली थी उसने भी वही बातें कही थी। तो वो उन्हीं बातों को सोच के ये म्याओ को कॉल लगा देती है और उससे बात करने जाती है कि तभी पीछे से तो ज़ेनज़ेन जो है उस पर पीछे से चादर फेंकती है। तो जो जिया है वो बात नहीं कर पाती है और इस तरफ जो ये म्याओ है उसको कॉल पे सारी आवाज़ आ रही होती है। तो वो सुनने लगता है कि आखिर क्या बात चल रही है। तो ज़ेनज़ेन जो है वो जिया को कहती है कि तुमने मेरी चादर फाड़ दी, तुम खुद को अमीर समझती हो तो इसका मतलब तुम किसी को कैसे भी परेशान कर सकती हो। तुम्हारी खुद की चादर इतनी महंगी है, तुम्हारे बालों की क्लिप भी मेरी चादर से महंगी है, और तुम्हें ऐसा कौन सा काम पड़ गया कि तुमने मेरी चादर फाड़ दी। जिसपे जो जिया है वो बहुत ही पोलाइट तरीके से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं इसकी भरपाई कर दूंगी, मैं तुम्हें दूसरा ला के दे दूंगी, ये मेरी गलती है कि सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई थी कि मुझे तुम्हारी चादर इस्तेमाल करनी पड़ गई। तो जो ज़ेनज़ेन है वो कहती है कि इसके नीचे कुछ पैसे भी थे, तुम्हें पता है मेरे पूरे महीने का खर्चा था उसमें, तुमने उन्हें भी फेंक दिया, तुम मुझे ऐसे परेशान करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हो। तो जो जिया है वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ज़ेनज़ेन कि इसके नीचे पैसे हैं, अगर वो इधर उधर हो गए हैं तो मैं उन्हें ढूंढ के लाऊंगी या फिर मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे बता देना कि कितने हैं। तो ज़ेनज़ेन कहती है कि तुम रहने दो, अपनी अमीरी मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं गरीब हूँ इसलिए तुम मेरे साथ ये सब करोगी। तुम सैर के लिए लेट हो गई सुबह, इसमें भी मेरी गलती निकाल रही हो तुम्हारा स्ट्रेटनर टूट गया तो तुम उसकी गलती भी मेरे लिए ही निकाल रही हो, तुम अपनी सारी चीज़ों के लिए मुझे दोष दे रही हो। तो जिया कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं सुबह सैर के लिए लेट हो गई थी। जिसपे ज़ेनज़ेन कहती है कि अब तुम क्या इसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाओगी कि मैंने तुम्हें जानबूझ के लेट किया है। जिसपे जिया कहती है कि मुझे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुकदमा चलाने के लिए मैं कोर्ट नहीं जाऊँगी, तुम्हारी हरकतों से और तुम कैसी इंसान हो इस बात से मुझे पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या नहीं। तो जो ज़ेनज़ेन है वो कहती है कि तुम हर बार हमेशा मेरी मॉम को और मुझे परेशान करती रहती हो, तुम लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती हो, तुम अपने घर पे दोस्तों को बुलाती हो और ख़ुद इतने सजे धजे कपड़ों में उनके सामने आती हो, उनके सामने प्रेजेंट होती हो इतनी खूबसूरत तरीके से, और मुझे उन्हीं के सामने बेइज्जत करती हो। तुम कहती हो कि तुम येलिन को पसंद करती हो, लेकिन तुम 24 घंटे ये म्याओ के साथ घूमती रहती हो, और जब तुम्हारे घर पर वो लोग आते हैं तो तुम मुझे ऐसे प्रेजेंट करती हो कि मैं सच में तुम्हारी नौकरानी हूँ। तुम क्या चाहती हो, मैं उन लोगों को सर्व करूँ और कहूँ कि मिस जिया की मैं नौकरानी हूँ और उनके साथ रहती हूँ ताकि मैं उनकी गुलामी कर सकूँ, तुम यही चाहती हो। जिसपे जिया भी चिढ़ जाती है और कहती है अगर तुम्हें मुझे इतनी ही प्रॉब्लम है मुझसे और तुम्हें अपने गरीब होने पे इतना ही अफसोस है तो तुम अपनी मॉम को लेकर अपने पैरों पे खड़ी क्यों नहीं हो जाती हो, क्यों मेरी गुलामी करने के लिए छोड़ रखी है तुमने। मैं तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन तुम्हारी मॉम को अपनी मॉम समझती हूँ, मैंने कभी भी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। और अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी होती है तो तुम अपनी मॉम को अपने बलबूते पे हमसे कहीं दूर ले जाओ। और रहा सवाल तुम्हारे गरीब होने का, तो वो तुम खुद से हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान है तो तुम मेरे साथ आती ही क्यों हो।
कहती है कि मैंने इतनी पोलाइट तरीके से तुमसे माफ़ी मांगी अपनी गलती के लिए, और हर बार तुम गरीब हो ये सोच के मैं पीछे हट जाती हूँ और तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। तो आज के बाद से मैं यही करूँगी और मैं ये सोचना भूल जाऊँगी कि तुम एक गरीब की लड़की हो और तुम पे तरस तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, और मैं हर बार अपना ईगो साइड में रखकर अपना आत्मसमर्पण करती हूँ तुम्हारे सामने, तो ये तो आज के बाद से बिल्कुल भी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ उनकी ये सारी बातें हमारा ये म्याऊ सुन लेता है और सोचता है कि ये दोनों आखिर कर क्या रही थी इतना, मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है इन सारी बातों के चक्कर में। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और हमारी जो जिया है वो कहीं से वापस आती है और वो कमरे में पैसे जो है वो लैपटॉप के नीचे रख देती है जैनजन की साइड पे, और वो खिड़की से चेक करती है कि जो जैनजन है वो नीचे अपने पैसे ढूंढ रही होती है। तो वो जैनजन को कहती है कि जैनजन मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, मैं तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बारिश में भीगने की ज़रूरत नहीं है। तो जैनजन उसे इग्नोर करती है, तो वो जैनजन को और ज़्यादा तेज़ की बुलाने लगती है। तभी बिजली चमकती है और जैनजन उसे कुछ इस तरह से घूरती है और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय। और गाइस थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, और आपने इतने सारे मार्क्स दिए ना। सच कहूँ अगर इतने मार्क्स मेरे बोर्ड के एग्जाम में आए होते ना तो मेरे पेरेंट्स तो खुश होकर मुझे कोरिया भेज देते, सच में। थैंक यू सो मच।